द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए ये एक्ट जो है वो 1999 में लाया गया। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो इट इज द एक्सचेंज ऑफ वन कंट्रीज करेंसी फॉर अनदर कंट्रीज करेंसी, यानी कि जब कोई इंडियन पर्सन अपने इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में या फिर इन नेपाली रुपीज में या फिर किसी दूसरे कंट्री के करेंसी में कन्वर्ट करता है तो उसी को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। क्लियर? जैसे कि इफ एन इंडियन ट्रैवलर इज गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट, दे एक्सचेंज इंडियन रुपी फॉर यूएस डॉलर। वो क्या करेंगे? इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट में घूमने जा रहे हैं तो वहां पर यूएस डॉलर में ट्रांजेक्शन होगा। क्लियर? तो इसलिए वो क्या करेगा? अपने कंट्री के करेंसी को यानी कि इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा और वो फॉरेन एक्सचेंज के जरिए होता है। क्लियर? तो इसी को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं और जिसके लिए ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, जहां पर जाकर इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं ये आरबीआई से ऑथराइज्ड किए जाते हैं। क्लियर? आरबीआई उनको ऑथराइज करती है कि आप जो है फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में या फिर यूएस डॉलर को इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जो इंडिया के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको फॉरेन करेंसी में डील करना पड़ेगा। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको बाहर कंट्री वाले अपनी कंट्री में रुपीज देंगे, फिर आपको उसको जो है ऑथराइज्ड डीलर से कन्वर्ट करा के तब आपको इंडियन रुपये वो मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी जो है आता है। इसी तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बाहर से कोई सामान मंगवा रहे तो आप तो इंडियन रुपये में पेमेंट करोगे, लेकिन बाहर का जो बंदा है जिसने आपको सामान इंपोर्ट किया है उसको तो अपने कंट्री की करेंसी में चाहिए, तो फिर वहां पर जो है ऑथराइज्ड डीलर से आपको करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। क्लियर? इसी तरीके से कोई भी पर्सन है वो ट्रैवल या फिर टूरिज्म के लिए अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है तो उसको कंट्री के करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ता है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एब्रॉड, यानी कि बाहर की कंट्रीज के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि जो स्टॉक हैं, बॉन्ड हैं, उनको आप परचेज करना चाहते हो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में डील करना पड़ेगा। एजुकेशन, आप बाहर किसी दूसरे कंट्री में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो फिर फॉरेन एक्सचेंज में डील करना पड़ेगा। इसी तरीके से रेमिटेंस, यानी कि आपका कोई फैमिली मेंबर है वो बाहर किसी कंट्री में रहे, आप उसके खर्चे के लिए जो है पैसा भेज रहे हो, या फिर बाहर कोई अर्न कर रहा है वो आपके खर्चे के लिए पैसा भेज रहा है, तो वहां पर फॉरेन एक्सचेंज करवाना होता है। इसी तरीके से जो डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है डील होता है। अलग अलग टाइप के बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रैवल के एक्सपेंसेस हो गए, ओवरसीज ट्यूशन ले रहा है उसके एक्सपेंसेस हो गए, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन के एक्सपेंसेस हो गए, सप्लायर को कुछ पेमेंट करना है उसके एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शंस में आते हैं। हेजिंग अगेंस्ट रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए जो हेजिंग की जाती है उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज जो है आता है। और इस तरीके से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज वहां पर इन्वॉल्व होता है, जैसे एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अलग अलग तरीके से जो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस वहां पर होते हैं। क्लियर? तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं इनको मॉनिटर करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए जो क्रॉस बॉर्डर फंडिंग है वो जो आ रही है और जो जा रही है, यानी कि हमारे कंट्री की करेंसी जो बाहर दूसरे भी देश में जा रही है और जो बाहर की कंट्री से हमारे देश में जो करेंसी आ रही है उसको इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये एक्ट लाया गया, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिससे कि एग्जैक्टली पता चल सके कि कितना इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रही है, कितना फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आ रही है। क्लियर? और इसके जरिए एप्रोप्रिएट टैक्स भी जो है वो जो है चार्ज किया जा सकता है जो भी फॉरेन एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, यानी कि जो भी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा रहा है उससे एप्रोप्रिएट जो टैक्स है वो भी लिया जा सके। जैसे कि अगर कोई इंडियन पर्सन है वो बाहर किसी दूसरी कंट्री में कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो उस केस में उसको जो है टीसीएस लगता है। क्लियर? तो वो टैक्स कब मिलेगा? जब आप हमें पता चलेगा ना कि आप जो है फॉरेन कंट्री में परचेज करने वाले हो, फॉरेन कंट्री में जो है आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हो। पता कैसे चलेगा? आपको रूल के अकॉर्डिंग आपको अपने आईटीआर में इसको जो है बताना पड़ेगा और आपको ऑथराइज्ड डीलर से ही पैसा कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो इंडियन रुपीज है। आप फॉरेन कंट्री में परचेज करोगे, फॉरेन कंट्री के करेंसी में परचेज करोगे तो आपको कन्वर्ट तो कराना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए आप ऑथराइज्ड डीलर के पास जाओगे और जब आप ऑथराइज्ड डीलर के पास जाओगे तो टीसीएस जो है वो डिडक्ट कर लेगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मैनेज करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में मैनेज करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लाया गया। तो इट इज एन एक्ट रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो इंडिया में है उसको मेंटेन करने
के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, पेमेंट को ईजी बनाने के लिए ही ये एक्ट लाया गया। ऑब्जेक्टिव इज टू मेक एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट इजियर, स्मूथ एंड फास्टर एंड टू हेल्प द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ग्रो इन इंडिया। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इंडिया में, उसको ग्रो करने के लिए ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जिसको हम शॉर्ट में फेमा एक्ट भी कहते हैं, फेमा कहते हैं, ये लाया गया है। जैसे कि जो LRS स्कीम है, यानी कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये जो है इंडियंस को अलाउ करती है कि वो $2,50,000 अब्रॉड एनुअली पर्सनल एक्सपेंसेस के नाम पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे या फिर एजुकेशन के पर्पज से ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जो इंडियंस हैं वो एक साल में $2,50,000 ट्रांसफर कर सकते हैं अमेरिका में। क्लियर? इट मैंडेट्स दैट ऑल करेंसी ट्रांजैक्शन गो थ्रू एथोराइज्ड डीलर। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है $2,50,000 पर ईयर जो है आप ट्रांसफर कर रहे हो $, अमेरिका में, ये एथोराइज्ड डीलर के जरिए ही होना चाहिए। यानी कि जो RBI द्वारा एथोराइज्ड बैंक्स हैं या फिर मनी चेंजर्स हैं जो RBI से रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके जरिए ही होना चाहिए। अगर आप इनके अलावा किसी और के जरिए या फिर हवाला के जरिए करते हैं तो फिर वो अनलॉफुल माना जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आएगा और उसके केस में पेनल्टीज आपके ऊपर लग सकती है, यानी उस पर्सन के ऊपर लग सकती हैं जो गलत तरीके से अनऑथराइज्ड डीलर से ट्रांजैक्शन कर रहा होगा। एथोराइज्ड डीलर से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो $2,50,000 तक का पर ईयर, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं है। क्लियर? तो ये क्या है, ये इजियर बना रहा है, जो भी ट्रांसफर्स हैं उसको इजी बना रहा है। लेकिन $2,50,000 से ज्यादा का ट्रांसफर करना है तो फिर आपको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। क्लियर? टू डीक्रिमिनलाइज टेक्निकल वायलेशन, शिफ्टिंग फॉरेक्स ब्रीचेज फ्रॉम सीवियर क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर फेरा टू सिविल ऑफेंसेस मैनेज्ड विद द फाइनेंशियल पेनल्टीज। तो पहले क्या था, पहले फेरा था। क्लियर? फेरा का मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्लियर? उस एक्ट को ही रिमूव करके ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 लाया गया है। तो फेरा में ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, फेरा में ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। वहां पर अगर कोई भी रूल को ब्रेक किया जाता था उस एक्ट के अकॉर्डिंग तो वहां पर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। लेकिन फेमा में उस चीज को क्या किया गया है, थोड़ा सा छूट दिया गया है कि यानी अगर कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, वो फेमा एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस ना लगा के उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएगी। क्लियर? जैसे कि फेरा में क्या होता था कि सीधे अरेस्ट करो, इंट्रोगेशन करो, ट्रायल करो क्रिमिनल कोर्ट में, लेकिन फेमा में क्या है, वहां पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाएगी। आपने जितने का मनी लॉन्ड्रिंग किया है उतना का आपको ऊपर फाइन लग जाएगा, उसके 3 गुने का फाइन लग जाएगा। क्लियर? इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, कंपाउंडिंग की भी सुविधा यहां पर आपको मिलेगी। तो फेमा में कहीं ना कहीं जो वायलेशन है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन ना लेके उसकी जगह पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जाती है, इंटरेस्ट वसूला जाता है और कंपाउंडिंग की व्यवस्था उनको दी जाती है। तो ये जो फेमा है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये रिप्लेस करता है कौन से एक्ट को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। यानी कि फेरा जो है वो 1973 में आया था, उसको रिप्लेस करके द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एप्लीकेबल हुआ है। तो ये जो एक्ट है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये पास हुआ था पार्लियामेंट में 29 दिसंबर 1999 को और उसी दिन प्रेसिडेंशियल का एसेंट भी रिसीव्ड हो गया था, यानी कि प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया था 29 दिसंबर 1999 को, और ये ऑफिशियली 1 जून 2000 से एप्लीकेबल हो गया था, यानी कि इंप्लीमेंट हो गया था, पूरे देश पर ये लागू हो गया था। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये एक्ट पास कब हुआ था पार्लियामेंट में, 29 दिसंबर 1999 में, और प्रेसिडेंशियल एसेंट भी उसको मिल गया था, और फोर्स कब से हुआ यानी कि इंप्लीमेंट कब से हुआ, 1 जून 2000 से ये इंप्लीमेंट हुआ है। क्लियर? तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है, ये एक्ट टोटल 7 चैप्टर में डिवाइडेड है जिसमें 49 सेक्शंस हैं। क्लियर? जिसमें 49 सेक्शंस हैं, लेकिन इसमें से भी 8 सेक्शन ओमिटेड हो गए हैं। तो 1 जून 2026 तक की बात करें तो 8 जो सेक्शंस हैं वो ओमिट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं इस एक्ट से। तो प्रेजेंटली 7 चैप्टर और उसमें 49 सेक्शंस हैं जिसमें से 8 सेक्शंस हटा दिए गए, यानी कि टोटल 41 सेक्शंस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो वो 7 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला चैप्टर हर एक्ट में नॉर्मली क्या होता है, प्रीलिमिनरी, जहां पर आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देखने को मिलता है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट का होता है, और सेक्शन 2 में डिफरेंट जो टर्म्स होते हैं उनकी डिफिनेशंस दी गई होती हैं। क्लियर? वहीं पर चैप्टर 2 है वो रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन
एक्सचेंज से रिलेटेड है, जहां पर सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 3 डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 4 होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 7 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 8 है रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और 9th है एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन इन सर्टेन केसेस। वहीं पर चैप्टर 3 है वो एथोराइज्ड पर्सन से है। चैप्टर 3 एथोराइज्ड पर्सन यानी कि आरबीआई जो है वो एथोराइज करती है कुछ लोगों को जो कि फॉरेन एक्सचेंज का काम कर सकते हैं। तो सेक्शन 10 है एथोराइज्ड पर्सन, सेक्शन 11 है रिजर्व बैंक्स पावर टू इशू डायरेक्शन टू एथोराइज्ड पर्सन, यानी जो एथोराइज्ड पर्सन है उनको डायरेक्शन इशू कर सकता है कौन? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई उनको एथोराइज भी करती है। और वहीं पर सेक्शन 12 है पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इंस्पेक्ट एथोराइज्ड पर्सन, यानी कि बैंक के पास यानी आरबीआई के पास ये पावर होती है कि वो एथोराइज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट कर सके। क्लियर। वहीं पर चैप्टर 4 है वो कंट्रावेंशन एंड पेनल्टी से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप वायलेट करता है कोई भी एथोराइज्ड पर्सन या फिर कोई पर्सन वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या पेनल्टीज ली जा सकती हैं। तो सेक्शन 13 पेनल्टीज से है। सेक्शन 14 इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। सेक्शन 14A पावर ऑफ रिकवर एरियर ऑफ पेनल्टी और वहीं पर सेक्शन 15 है पावर टू कंपाउंड कंट्रावेंशन। वहीं पर जो चैप्टर 5 है वो एडजुडिकेशन एंड अपील से रिलेटेड है, जहां पर सेक्शन 16 से सेक्शन 35 जो इसमें आते हैं। सेक्शन 16 है अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 17 है अपील टू स्पेशल डायरेक्टर, 18 है अपीलेट ट्रिब्यूनल, 19 है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। वहीं पर 20 जो है वो ओमिट कर दिया गया है। 21 है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल डायरेक्टर, 22 भी ओमिटेड है। 23 है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस स्पेशल डायरेक्टर, 24, 25 एंड 26 ये तीनों ही सेक्शन ओमिट कर दिए गए हैं। 27 है स्टाफ ऑफ स्पेशल डायरेक्टर, 28 है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड स्पेशल डायरेक्टर, 29, 30 और 31 ये तीनों फिर से ओमिट कर दिए गए हैं। देन 32 आता है राइट ऑफ अपीलेंट टू टेक असिस्टेंट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर और चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स। वहीं पर सेक्शन 33 है ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एटसेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट, 34 है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिडिक्शन एंड 35 है अपील टू हाई कोर्ट। क्लियर। वहीं पर चैप्टर 6 जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी जिसको आप ईडी के नाम से जानते हैं उससे रिलेटेड है। 36 सेक्शन कहता है कि डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट का सेटअप किया जा सकता है। 37 पावर ऑफ सर्च एंड सीजर एटसेट्रा यानी कि जो ईडी का है उनकी क्या पावर है। 37A है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड to assets held outside in India in contravention of section 4। 38 है empowering other officers। वहीं पर चैप्टर 7 आता है वो मिसलिनियस है, जहां पर आपको 39 से 49 तक का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। presumption as to document in certain cases, suspension of operation of this act, power of central government to give a direction, contravention by companies। 43 सेक्शन है death or insolvency in certain cases, bar of legal proceeding, power of reserve bank not to apply to International Financial Services Center, removal of difficulties, power to make rules, power to make regulation, rules and regulation to be laid before parliament and 49 है repeal and saving। क्लियर। तो ये जो है डिफरेंट चैप्टर्स थे जिसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते थे और कौन से सेक्शन में क्या चीजें डील की गई। तो ये पूरा चैप्टराइजेशन था द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का। तो इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।